इफ़ यू एज अ इंडिविजुअल और एज अ हाउस होल्ड अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप अगर वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल मेक 8%, 9%, 10%, 11%, 12%. दैट इज ट्रू एट अ कंट्री लेवल ऑल्सो. बट कंपाउंडिंग इज लाइक मैनी अदर थिंग्स, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. सो वही हो जाता है कि एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है वो जब तक कंपाउंडिंग समझता है आफ्टर 25-30 के बाद यू बिकम टू ओल्ड. स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 पे बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है. दे आर वांटिंग टू बिल्ड बिजनेसेस, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे आर उनके एस्पिरेशंस बहुत है. तो आई थिंक अगर आपके पास वेल्थ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है. आज भी दिक्कत ये है कि capital market infrastructure, one of the best in the world. Regulations, one of the best in the world. Technology stack, best in the world. Patience, कम है लोगों में. वो सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत. आज मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन है. वो खुद शायद ना जानते हो या याद ना हो उनको, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो मेरे भी गुरु रहे हैं. 31 साल में फाइनेंशियल जर्नलिज्म करके जो भी मैंने सीखा, कई बार उनके पास मैं गया, कई बार उन्होंने मुझे सिखाया. और मेरी तरह कई लोगों को, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हों, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हों, उन सबको ये सिखाते रहे. एक रोल मॉडल हैं ये सबके लिए, मेरे लिए भी. और इसीलिए आज मुझे बेहद खुशी है कि राशेष शाह, जिनको सब प्यार से राशेष भाई कहते हैं मुंबई में, जो चेयरमैन हैं एडलवाइज ग्रुप के, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हैं. वो तो उनका बिजनेस है, लेकिन चाहे मैराथन कभी दौड़ रहे हो और जहाँ तक इन्वेस्टिंग का सवाल है, उन्हें महारत प्राप्त है इसमें. 36 साल से उन्होंने एडलवाइज ग्रुप को चलाया और ओवरऑल एक्सपीरियंस मार्केट का ऐसे समय का है उनका, जो समय हम ना तो याद करना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार कैसा था तब से शुरुआत की. बहुत बहुत धन्यवाद राशेष भाई आने के लिए. थैंक यू विवेक, ट्रूली वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू ऑल द काइंड वर्ड्स. आपने तो बहुत मैं कुछ कह सच्चे दिया, दिल से बोला है जो बोला. but thank you for this and it's a great honor to be here and I'm really happy we found the opportunity to be here. आप ये बताइए कि आपने एक जगह अपने इंटरव्यू में कहा कि हम एक कंट्री ऑफ सेवर्स से एक कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, और ये जो दौर है अगले 15-20 साल का, ये गोल्डन एज है कंपाउंडिंग की. आपने बिजनेस भी रन किए हैं, आप एक बहुत बड़ी वॉइस हैं मार्केट की. कभी कभी आपको लगता है कि मुझे याद है जब आपको इंटरव्यूज़ में 90s में करता था, तो आपको दुख इस बात का होता था कि फॉरेनर्स, जिनको स्ट्रीट पे तब गोरे कहते थे, वो आके हमारे देश में पैसे बना के बेहद पंजे बना के चले गए. हमारे खुद के देशवासी नहीं बना पाए उतना. बिजनेसेस बने, लेकिन जो नॉर्मल आम इंसान है वो नहीं बना पाया वेल्थ. वो बदल गया. क्या बदल रहा है? एब्सोल्युटली बदल गया. आई थिंक अगर हम पीछे जाके देखते हैं, सो इट इज़ अबाउट 30 years ago, अराउंड 93, 94, 95 जब भी हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, उसके बाद एक इंडिया ने अच्छा किया था, व्हाट आई कॉल इंटरकनेक्टेड रिफॉर्म्स. तो हमने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज की थी, हमने हमारी फॉरेन एक्सटर्नल ट्रेड को भी चेंज किया था, लेकिन हमने हमारा फाइनेंशियल सेक्टर भी रिवैम्प किया. अभी हाइंडसाइट में क्लियरिटी दिख रही है, उस टाइम हमें मालूम नहीं था. वी आर वर्किंग इन ICICI, बट ये देखा कि उस टाइम आप अगर जाके देखिए बिटवीन दोज 3 years 93, 94, 95 में we got NSE, we got SEBI, we got FII, we got private sector mutual fund, we got private sector banks, सब HDFC बैंक, ICICI म्यूचुअल फंड, ये सब उन्हीं 3 सालों में सब चालू हुआ. सो दैट वाज अ वेरी फर्टाइल पीरियड कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर का नया फेज एक स्टार्ट हो गया. एंड वो जो फेज था, बिकॉज उसके आगे बैंक्स भी थे, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC वाज देयर,
but there was no real private sector participation, and there was no real way of channelizing the savings of India into what I call capital formation, building of India. And इसका मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ. I mean, होने के बाद भी over the last 30 years, FII ने इंडिया में एक्चुअली, अगर मोटा मोटा, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, FII ने $500 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है. और यही 30 साल में हमने 500 बिलियन के गोल्ड इंपोर्ट किया है. सो इंडियंस की सेविंग्स तो थी. And when an Indian household is buying gold, and I'm not even saying whether it's good or bad because that is also done well, but gold investing is effectively exporting capital from India because हम import करते हैं gold. तो अगर आप खरीदते हैं gold, मैं खरीदता हूँ gold, तो वो gold हम हमारी capital, हमारी जो पूंजी है उसको export कर रहे हैं. और ये जो FI जो आए वो एक्चुअली इंडिया में इन्वेस्ट किए. तो हमने हमारी सेविंग ली, एक्सपोर्ट कर दी गोल्ड लेके, और फॉरेनर ने वही सेविंग हमें वापस दी हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके. यही हुआ है 30 इयर्स में. बट अभी लास्ट 5 साल में ये चेंज हुआ कोविड के बाद कि अभी हम हमारे पास सेविंग भी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत गोल्ड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये जो इफ़ यू एज अ इंडिविजुअल और एज अ हाउस होल्ड अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा. लेकिन आप अगर वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल मेक 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, एंड दैट इज ट्रू एट अ कंट्री लेवल ऑल्सो. So saving is the first part, but converting savings into investment is the more important part because that is where jobs get created, assets get created, productivity comes in. तो हमारी सेविंग की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है when you add investment to savings. और लास्ट 30 years and we are fortunate कि हम भी एडलवाइज भी उसी टाइम स्टार्ट हुई, हैज़ बिन दिस जर्नी ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट. मुझे तो लगता है ये जर्नी अभी और भी 25-30 साल की अभी भी बाकी है. हमने जो की है वो है सेविंग. व्हेन आई एम अर्निंग मनी, आई एम सेविंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन द बैंक. आई एम नाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड, AIF, InvIT, REIT सब आ गए हैं. लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊं तभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, 2 करोड़ रुपये की मेरी कैपिटल. एंड इट इज़ करेंटली अज्यूम कि रिटायरमेंट के बाद इट इज़ अगेन बिकम्स ओनली सेविंग. बट अभी अगर आप 60 साल में रिटायर होते हो और आपकी एक्सपेक्टेंसी इज 80-85 ईयर्स ओल्ड, आपके पास और भी 25 साल इन्वेस्टिंग के लिए है. तो वो जो फॉरेन में हुआ है एन्यूइटीज एंड पेंशन फंड्स एंड ऑल, वो तो इंडिया में अभी तक आया नहीं है. तो इंडिया में तो अभी ओनली फेज़ 1 हुआ है कि हम जब भी कमाते हैं तभी हम जो सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट करना चालू किया है. हम जब भी कमाना बंद करेंगे तभी हमारी जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. उसमें एन्यूइटीज आते हैं, पेंशन फंड आते हैं. तो ग्लोबली पेंशन फंड्स आर वेरी बिग, इंडिया में तो बहुत कम है. तो ये अभी जर्नी इट स्टार्टेड 30 years ago. इट्स बीन अ स्लो जर्नी वेयर इंडियंस हैव गॉट मोर कन्विंस कि हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, सेव भी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए. अभी इन्वेस्ट का हॉराइजन विल चेंज. इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ 5, 10, 15 ईयर हॉराइजन, ये 30-40 ईयर का हॉराइजन हो जाएगा और उसमें द रियल गेम विल स्टार्ट. राजेश भाई, आपने अपने करियर में कई एफ्लुएंट, रिच, अल्ट्रा HNIs, कंपनीज, बिजनेसेस, प्रमोटर्स, उनको भी जाना, उनके साथ भी काम किया, और अपने कुछ कंपनियों के ज़रिए आपने रिटेल के साथ भी काम किया. और इसी जब आपने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग, आपने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये हमने थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट कर लिया तो एक परिवार वेल्दी बन सकता है. एब्सोल्युटली. देश तो बनेगा, देश तो चल रहा है आगे, परिवार वेल्दी बन सकता है. तो ये ज़रा समझाइए, क्योंकि आज भी दिक्कत ये है कि कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, रेगुलेशंस वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी स्टैक बेस्ट इन द वर्ल्ड, पेशेंस कम है लोगों में. Oh, yeah, actually, I'm very happy you raised this because this is one of the biggest themes for investing. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है. ये बहुत हार्ड है. हर चीज़ में हम लोग जो मैनेजमेंट स्कूल में पढ़े थे, ये हमने सीखा था कि हर चीज़ में IQ भी चाहिए और EQ भी चाहिए. हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम IQ ओरिएंटेड है. तो
हाउ टू कैलकुलेट IRR, हाउ टू सी रिस्क एफिशिएंट रिटर्न, वो सब IQ पार्ट है. बट देर इज़ अ EQ पार्ट जो होता है, विच इज़ योर पेशेंस एंड डिसिप्लिन एंड ऑल ऑफ दैट. वो तो एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो हमारे स्कूल में हम ये सब सीखते नहीं है, कॉलेज में नहीं है, इसकी एग्ज़ाम नहीं है. पेशेंस की एग्ज़ाम स्कूल में नहीं होती है, बट इन रियल लाइफ होती है. तो and I go back and see, I graduated from IIM Ahmedabad in 1989, which is about 36 years ago. जिस दिन मैंने जॉब स्टार्ट किया ICSI में, उस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस टाइम NSE तो था भी नहीं, निफ्टी तो थी भी नहीं, लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था वो था 650, 650. आज है कुछ 84-85,000 के आसपास है. सो जो 650 दैट्स ऑल, आज 85,000 तक आ गया है. तो इट हैज़ बीन 130 टाइम्स ग्रोथ हुआ है. लेकिन ये अगर आप IRR देखते हैं, कंपाउंडिंग देखते हैं, तो दिस इज़ ओनली अबाउट 14% के आसपास है, 14-15 के आसपास है. तो अगर लेकिन 15%, 14% ओवर 36 years मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड सेम थिंग हैज़ हैपन टू इंडिया. सो इंडिया की भी आप अगर इकोनॉमी देखिए, तो हमारी इकोनॉमी इन रूपी टर्म्स इज़ एक्चुअली डबलिंग एवरी 6 to 7 years. तो अगर आप एवरी 6 to 7 years, सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड आई कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर भी देखते हैं, 1989 में इंडिया की इकोनॉमी थी $200 billion. $200 billion. एंड आई एम टॉकिंग US डॉलर, जहाँ पे रुपी कभी ऊपर नीचे होता है. 200 billion 1989 became $500 billion by 2000. By 2008, it became $1 trillion. By 2016, we became $2 trillion. Today in 24, last year we became $4 trillion. Every 8 साल में US डॉलर में डबल होती है, every 6 साल में रूपी टर्म्स में डबल हो रही है. तो आज आप देखिए, अगले 4 साल में आप और 2 ट्रिलियन ऐड करने वाले हो. 2 ट्रिलियन तो जब 2016 में पूरी इंडिया की इकोनॉमी थी. अगले 2 साल में आप 1 ट्रिलियन ऐड करोगे. वो 1 ट्रिलियन तो 2008 में पूरी इंडिया थे. 2008 में हम लोग, it was not a long time ago. We were all in a career. So we are now adding one more India of 2008 in 2 years. So ये जो compounding होती है, and compounding is like, Albert Einstein has said that it is the 8th wonder of the world. It has been attributed. But compounding is like many other things. You have to experience it. You have to. So वही हो जाता है कि एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, वो जब तक कंपाउंडिंग समझता है, आफ्टर 25-30 के बाद यू बिकम टू ओल्ड. सो द आइडिया इज़ कि हम जो भी 50-60 साल के होते हैं, हमने कंपाउंडिंग देखा है. लेकिन अगर यू आर गोइंग टू बी एवरेज एक्सपेक्टेंसी इज 80 years है, तो अभी और 20-30 साल और इन्वेस्ट करना है, तो वो भी कंपाउंडिंग होने वाला है. तो इंडिया की जो ये गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग है, और आज जो भी इन्वेस्टर होता है, अगर आपको कंपाउंडिंग एडवांटेज लेना है, तो यू नीड 3 things. एक तो यू नीड अ लॉन्ग हॉराइजन, कि 20-25-30 साल का हॉराइजन चाहिए. 3 साल में किसी का कंपाउंडिंग नहीं होने वाला है. यू नीड अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न. अगर 0.5% अगर आपने 20 साल भी कंपाउंड किया तो कुछ नहीं होने वाला है. बट इंडिया में आज 8-10%, 10-12% तो हो रहा है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे. तो दिस इज अ रीसेंट रेट ऑफ कंपाउंडिंग. एंड थर्ड, यू नीड अ गुड स्टार्टिंग कैपिटल. तो आज इंडिया में अभी हाउस होल्ड वेल्थ हो गया है. हाउस होल्ड वेल्थ इज नाउ क्लोजर टू $18-20 ट्रिलियन हो गया है, जो 1989 में 1 ट्रिलियन भी नहीं था. सो हाउस होल्ड वेल्थ हो गया है अभी काफ़ी. तो आपके पास स्टार्टिंग कॉर्पस है, आपके पास 20-25 साल है, और आपके पास रीजनेबल ग्रोथ ऑफ रिटर्न है, ग्रोथ रेट है. ये तीनों को मिलाते हैं तो रियल कंपाउंडिंग का मजा आता है. तो ये अभी स्टार्ट हो रही है गेम, बिकॉज इंडिया का कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो गया. अभी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन क्लोज हो गई है. वी आर ऑलमोस्ट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो अब तो कॉर्पस भी हो गया है. जो आदमी के पास 5,000 रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है. जो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है. तो इंडिया हैज रीच दैट स्टेज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग इज स्टार्टिंग नाउ. बट इट विल नीड, बट अगेन जस्ट टू ऐड, इट विल नीड पेशेंस, बिकॉज बहुत अप डाउन होंगे. सो यू हैव टू. और यही आपने कहा कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और शायद अब जैसे भारत बड़ा हो रहा है और ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा.
एब्सोल्युटली। और आपने 14% कहा राजेश भाई, लेकिन अभी हाल ही में कई स्कीम्स 30 इयर्स भी कंप्लीट कर रही हैं म्यूचुअल फंड, यस यस, और उसमें देख रहे हैं 21%, 22% या कंपाउंड। लेकिन 30 साल में कई म्यूचुअल फंड सीईओज जो आए यहाँ पर शो पे, कहा 20 निवेशक रहे 30 साल, 30 निवेशक रहे, 60 निवेशक, और वही लोग हैं जो आज के रिच लोग। तो ये अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी आई, उससे एक्सेस इजी हो गया, और पहले थोड़े लोग स्पेकुलेशन करते थे। अब तो जैसा ऐसा लगता है कि सारे यंगस्टर्स शुरू में पहले स्पेकुलेट करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें वी शुड रिमेंबर विवेक के इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री। आज आप यूएसए देखिए, यूएसए इज मोर देन 250, ऑलमोस्ट 250 years old now as a country. Most other countries which are have at least a much longer history than India, and हमारे जो कैपिटल मार्केट्स फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हम देखते हैं कि 94-95 के बाद रियली चालू हुआ है, that way our financial sector is only 30 years old. That's why we are modern, our capital infrastructure, everything is very good. But we are 30 years old effectively. Though our Bombay Stock Exchange started very early, the organized financial sector is at least 40-50 years behind everybody else in the world from an age point of view. From an evolution point of view, we are cutting edge. So impatient उसी की आ जाती है। जब ये हम लोग भी 20-30 साल के थे, हम बहुत impatient थे. When you become 50-60, you become more patient because you have seen that much. It's too late ना। But that is what I'm saying. When you are 50 years old, it's still not late because हाँ, आपके मतलब पास और 25-30 कर साल सकते है. हैं आप, लेकिन And as a फिर- country तो हमारे पास I think और about 50 साल है. But because we are young as a country, as a capital market, वो impatience आ जाता. I'm just explaining कि impatience हाँ, बिल्कुल। आ जाता है. And the other reason for impatience is we are still a developing country. So there is a lot of changes happening all the time. Our capital markets are changing. We are still saying, okay, this is working, this is not working. In 30 years, we've evolved. But if other markets have evolved over 50, 60 years, we also, like our equity markets are evolved pretty well. But we have seen a Harsha Mehta scam, Ketan Parekh, ये बहुत कांड करके सब लोग अभी in the markets at least last 8-10 साल से किसी ने कांड वर्ड यूज नहीं किया because हमें faith आ गया है. So patience also requires a little bit of aging, a little bit of faith, a little bit of confidence के India will continue like this. Maybe थोड़ा growth rate आगे पीछे हो सकता है, but I think the next 25 years India's story is pretty clear. कि मतलब अगर आपका 20-25 साल का होराइजन है, तो बिना देर किए आपको इस स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। Absolutely. चाहे जो आपकी उम्र हो, चाहे जितना पैसा हो। If you are able to save money, you should invest. Only saving is only a job half done. हाँ, उसमें तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाएंगे। ये बताइए राजेश भाई कि जो वेल्दी लोग होते हैं, आप भी वेल्दी हैं, उनके ऐसे क्या 2 या 3 हैबिट्स होते हैं, हैबिट्स या आउटलुक होते हैं लाइफ के, ऐसी क्या चीज़ करते हैं? क्योंकि आज भारत में जो बहुत अच्छी बात है कि छोटे शहरों में, गाँव में इतने एस्पिरेशन बढ़ गए, या और बेटियां, बच्चे, लड़के सब आपको देखेंगे, कहेंगे मुझे भी राजेश शाह बनना है, और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की होड़ बनी है। स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ पिछले 8-10 साल। या लेकिन ऐसी क्या 2 या 3 हैबिट्स होनी चाहिए? जैसे आपने कहा यंग कंट्री है, ये यंग लोग हैं, तो काम तो अपना उनको समझ आता है, दिमाग है, लेकिन इंसान हैबिट्स का भी एक क्रीचर होता है। या तो आपने अपने जीवन में खुद के या और जो आपके क्लोज सर्किट में जो वेल्दी लोग हैं, उनमें ऐसी क्या 2-3 क्वालिटीज देखी हैं आपने? सी, एक तो क्या हो जाता है, आई थिंक वेल्थ इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दैट. काफ़ी कुछ अभी एक नया ट्रेंड आ रहा है कि लोग ये वेल्थ को इसमें फैमिली ऑफिस बना देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. वो भी अच्छा है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर अदर्स. बट आई ऑल्सो फील, एंड वो भी काफ़ी हो रहा है, स्पेशली Tier 2, Tier 3 में बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है. तो उनके उधर वेल्थ हुआ है, बट वहाँ पे वो लोग दे आर वांटेड टू बिल्ड बिजनेसेस, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे आर, उनका एस्पिरेशंस बहुत है. तो आई थिंक अगर आपके पास वेल्थ है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बिकॉज वही वेल्थ
can give you financial security, but can also allow you to take risks and opportunities and build businesses. So one of the things that I always recommend कि आपका wealth है, you should keep the financial security part, but you should also invest in building things, building businesses, building institutions, building organizations. सिर्फ earning 11-12% in the market is only one part of it. जो जैसे मैंने कहा, saving is only one part, investing is another part. In investing also there are two kinds of investing. One is pure financial investing, and one is also investing in building businesses, taking risk. And we need a lot of that also. So जैसे आपने कहा, entrepreneurs है, startups है, they are taking risks, they are building, which is also a very good thing. और वो इंडिया में लास्ट 5-10 साल में अच्छा अनलीश हुआ है. A lot of this I'm seeing is coming from tier 2, tier 3, tier 4 cities, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, और अल्टीमेटली वो लोग आ जाते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जाते हैं, बट स्टार्ट वहाँ से होता है. तो व्हेन आई ट्रैवल, एंड आई ट्रैवल अ लॉट इन इंडिया, आई गो टू लॉट ऑफ स्मॉलर टाउन्स. सो यू गो टू भावनगर, यू गो टू इंदौर, यू गो टू भोपाल, यू गो टू कानपुर, यू गो टू बड़ौदा, सूरत. ये सब सिटीज़ में वेल्थ क्रिएट भी हुई है, लेकिन वो वेल्थ से उनको कुछ खड़ना भी है, कुछ दे वांट टू बिल्ड समथिंग, व्हिच इज़ आई थिंक द बेस्ट स्टोरी ऑफ इंडिया. India is not a very concentrated story in Bombay, Delhi, Bangalore only. It is actually very widespread, and this actually augurs very well for India. India की जो future है, I mean, in a relative way, if you say cricket में ये हुआ था, if you go back 40-50 years ago, all cricketers came from Bombay, Delhi, Chennai. बिल्कुल. Gavaskar, छोटे शहरों से भी Vishwanath, cricketers आ रहे हैं. around Kapil Dev in 80s came from Haryana, Chandigarh, which was a relatively smaller town. बिल्कुल. But after that we had MS Dhoni from Ranchi and all that. And as I think the quality of our cricket has improved so dramatically, as people from all India have got the ability and the opportunity to participate in that. I think the same thing is happening in business. Business is no longer about Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta, Chennai. अहमदाबाद में भी है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, सूरत में भी है, भावनगर में भी है, कानपुर में है. तो अभी ये जो व्हाट आई कॉल द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो हो रही है, वो भी इसी के कारण हो रही है, क्योंकि लोगों के पास वेल्थ भी है, एक्सेस टू वेल्थ भी है. आज कोई आदमी कानपुर में है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग एंड फाइंड इन्वेस्टर्स, ही विल फाइंड देम इन कानपुर आल्सो, एटलीस्ट फॉर द एंजल फर्स्ट राउंड एंड ऑल. ही डजंट हैव टू कम टू बॉम्बे. So ये बहुत अच्छा हुआ इंडिया में. I think this truly democratization of opportunity, wealth creation, but I also say that we still need to build a lot. We need to invest a lot into real businesses also, not just invest in the market. वो भी आपकी एक कंपनी कर रही है, रियल एसेट्स जिनको कहते हैं. अब तो कितनी चीज़ें फाइनेंशियलाइज हो गई, रियल एस्टेट, रीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेट्स, AIF, सिफ्स. तो सड़कें खरीदी जा रही हैं फंड्स द्वारा, जो आपकी भी एक कंपनी करती है, इंटरनेट्स जो बिजनेस है. एक बात बताइए राजेश भाई, क्योंकि आप फिकी के प्रेसिडेंट भी रहे और आपके हर बिजनेस में कहीं ना कहीं और बिजनेसेस की हेल्थ के बारे में पता चलता है. कहते हैं कि मार्केट्स इवेंचुअली स्लेव हैं अर्निंग्स की. सेंटिमेंट आएगा जाएगा. अभी ट्रम्प साहब का आया, आपने कहा कॉफ है, लोग कैंसर सोच रहे हैं, और वही हो रहा है. निकला कॉफ. लेकिन सेंटिमेंट में ऊपर नीचे हो गया. ये हमने अप्रैल में कहा था, उस टाइम एवरीबॉडी थॉट इंडिया खत्म हो जाएगा. और आपने कहा कॉफ है, कॉफ समझिए, और एंड में निकला कॉफ. लेकिन कोविड के बाद जिस तरह से इकोनॉमी में ऑब्वियसली कोई चॉइस नहीं था, महामारी थी, वंस इन अ सेंचुरी इवेंट था. आज जो चर्चा है बाजार में, सबके सवाल एक ही है कि ये अर्निंग साइकिल टर्न होगी, क्योंकि अब कंपनियों ने जितनी बेल्ट टाइटनिंग करनी थी प्रॉफिट दिखाने के लिए वो कर दी, बनाने के लिए, नॉट दिखाने के लिए, बनाने के लिए. आपकी क्या रीडिंग है कि ये जो अर्निंग साइकिल है ये कब टर्न होगी? क्या स्थिति हेल्थ ओवरऑल आपकी? मैं स्पेसिफिक सेक्टर की मतलब एक ओवरऑल व्यू ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको हर जगह से फीडबैक आता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली. What is your reading? So, as you very correctly said, last 1-2 साल में I think corporate earnings के में काफ़ी स्लो डाउन हो गया था. एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, एक्चुअल अर्निंग्स स्पेशली लास्ट ईयर. इवन FY26 अभी तो आधा साल हो गया है.
अर्निंग्स विल बी बिलो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम व्हाट इट वाज अच्छा। स्टार्ट, बिकॉज थोड़ा स्लो डाउन हो गया। और ये स्लो डाउन के 2-3 ड्राइवर्स है। एक तो ये जो ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टेनिटी है, सो ऑन द मार्जिन एक्सपोर्ट मैटर्स टू अस, वी आर नॉट अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, बट ऑन द मार्जिन एक्सपोर्ट से आपका थोड़ा अर्निंग्स इंप्रूव होता है एज अ कंट्री, एज अ और कॉर्पोरेट कुछ इन इंडिया। सेक्टर्स उससे बेनिफिट और करते हैं। उसमें कुछ सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। सेकंड, कोविड के बाद देयर वाज वन क्लास ऑफ, आई वुड नॉट कॉल मिडिल क्लास, बट द लोअर मिडिल क्लास के फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा इम्पैक्ट आया है, एसएमई को इम्पैक्ट आया है, तो उनका एटलीस्ट कंजम्पशन कम हो गया है। तो इंडिया में एज यू नो देयर आर वेरियस इकोनॉमिक क्लासेस विच आर देयर। सो जो अपर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो आर स्टिल ओके, बट लोअर मिडिल क्लास से लेके जो नीचे जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बोरोइंग ज़्यादा हो गया है, डेट है। काफ़ी रिपोर्ट आए हैं, उनका ईएमआई का जो प्रेशर आता है, डेट सर्विसिंग का प्रेशर आता है, तो उससे कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन लास्ट 6 महीने में जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि और अभी लास्ट जो जीएसटी की रियायतें दी उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से जीएसटी की है, हम्म। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीम्स की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से भी काफ़ी, सो इससे थोड़ा कंजम्पशन रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया है। सो अगर कंजम्पशन रिवाइवल होता है, अगर ये एक्सपोर्ट की जो अनसर्टानिटी है कुछ स्टेबलाइज हो जाती है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं होपफुली यूएस ट्रेड हो जाएगी, तो आई थिंक अर्निंग्स में अभी व्हेन आई टॉक टू एनालिस्ट, हम जब भी देखते हैं मार्केट में एनालिस्ट लोग बोलते हैं अभी अर्निंग्स अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड ये एक्चुअली जब भी आरबीआई लिक्विडिटी रिलीज करती है, गवर्नमेंट कुछ फिस्कल एक्सपांशन करती है, इसका 6-8 महीने का देयर इज़ अ लैग पीरियड। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद we will start seeing earnings. But again, as I said, I think corporate earnings between 10 to 15% is a good number, because जो corporate earnings growth है वही आपकी इवेंचुअली मार्केट का रिटर्न बनेगा। आपका पी का रेशियो में पी होता है और ई होता है। अगर ई अगर आपका 15% ग्रो हो रहा है तो पी भी 15% ग्रोथ होगा। सो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो मुझे लगता है आगे वाले 5 साल में 10 to 15 पे तो वापस आ जाएगी। अभी थोड़ी नीचे आ गई है लास्ट 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उतनी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। अभी कॉर्पोरेट फिर उसकी थर्ड साइकिल होगी, कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, कैपेसिटी एक्सपेंशन स्टार्ट होगी। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 साल में अगर लिक्विडिटी अच्छी रही, अगर ये सब स्टेबलाइज हो जाता है, बिकॉज इंडिया में अभी कॉर्पोरेट के बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स के बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सिर्फ वन पार्ट ऑफ हाउस होल्ड विच इज़ द लोअर मिडिल क्लास एंड बिलो, उनकी बैलेंस शीट थोड़ी वीक है, बट 1-2 साल में अगर वो भी स्टेबलाइज हो जाती है तो विल सी अ फैली गुड अपसर्ज। बहुत आपने अच्छी बात समझाई। इनफैक्ट एक आपने पॉइंट रेज किया था, वो ज़रूर पूछना चाहता हूँ आपसे, जीसीसीज के बारे में, कि जैसे सेक्टर के बारे में आप बात कर रहे थे, सवाल पूछा आपसे, तो आपने कहा आईटी सेक्टर को एक्सपोर्ट्स, ये टैरिफ से चिंता नहीं होनी चाहिए, उनको चिंता होनी चाहिए कि जीसीसीज अब भारत में खुल रहे हैं, तो जो वो एडवांटेज थी स्ट्रक्चरल कि भाई हम यहाँ पे हमारे पास टैलेंट है, हम आपको वहाँ सर्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके टैलेंट को यहीं ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो ये जो जीसीसी का जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज इनफैक्ट ये भी जो H1B वीज़ा पे जो भी वो फील आई है, तो एक्चुअली हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाना कम हो जाएंगे। लेकिन अभी इतनी इंडिया में ही कैपेबिलिटी हो गई है कि फॉरेन कंपनीज आर सेइंग वी डोंट नीड योर इंजीनियर्स टू कम हियर, हम एक्चुअली आपको इधर काम भेजते हैं। सो मुझे लगता है जीसीसीज एंड वो ये जो जीसीसी है एक्चुअली इट इज़ देयर सेंटर ओनली। सो उसमें मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ये सब, बिकॉज वो तो नीड है, उनकी भी नीड है। ट्रम्प के आसपास जो भी कॉर्पोरेट है, ऑल द लार्ज कॉर्पोरेट्स, दे आल्सो सेइंग लाइक, नहीं, हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उन पे तो इम्पैक्ट आएगा, उन पे आएगा अप टू द H1B, बट उनका आई थिंक ऑफशोरिंग और ज़्यादा हो जाएगा। एंड अभी वो डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो गई थी H1B पे, और प्लस आवर आईटी कंपनीज विल आल्सो हैव टू सेट अप operations in that country, hire from that country, graduates of that country, वो तो सब उन्हें भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये कब तक, ये तो
थोड़ा आर्बिट्राज था कि यू आर हायरिंग इंजीनियर्स इन इंडिया एंड सेंडिंग देम अंडर H1B, इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया, बट ये एक फेज था, वो एनीवे ख़त्म हो रहा था, तो इससे इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। जो अभी इंडियन आईटी कंपनीज को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रही है वो आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिकॉज ये जो कोडिंग है, a lot of coding work that we were doing, a lot of this coding work is getting automated by AI very sharply. आज आप किसी से भी बात कीजिए, so they are saying कि कोडिंग में तो वो इंजीनियर का काम आधा हो गया है, तो अगर आधा इंजीनियर काम हो गया तो उतने इंजीनियर्स, एंड दैट इज या तो बिकमिंग अपने अ आप को लार्ज, स्किल अप करें या फिर so they have to, so we have to rapidly adapt to AI. In fact, AI is another topic altogether. But I think India now, we have to make some massive investments in catching up on AI. Otherwise, we'll be left behind. आज एक आई थी स्टडी कि ग्लोबल जो मार्केट कैप है, ऑल द मार्केट्स इन द वर्ल्ड, अगर आप उसको ऐड कर देते हैं, जो ग्लोबल मार्केट कैप है टोटल, वो ग्लोबल मार्केट कैप का 8 to 9% has become AI. मार्केट कैप, जैसे यू नो व्हेन वी लुक एट इंडिया एंड वी लुक एट सेइंग इंडिया का मार्केट कैप में 20% फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स है, वैसे ग्लोबल मार्केट कैप दिखता है, अगर हम देखते हैं तो about 8 to 9% is already become AI, and they are saying, estimates again nobody knows, in the next 5 to 7 years about 20 to 25% of global market cap will be AI led. Now AI may be over investment hoga, bust hoga, but AI is like internet, it is now here to stay forever. Correct. It will go through its own cycles. So India is still behind the curve in AI investing, and these IT companies and others have to now rapidly start investing, and it's an investment phase. उसके returns बाद में आएंगे, first you have to invest. And somewhere I think the only downside of this capital market effect that we have had, which is savers to investors and all that, the one downside, and we should always remember the downside or unintended consequence भी होते हैं, is companies and managements have become very ROE focused, stock price focused. See, अभी हर management का ESOP है, all managements have ESOPs. Every company, every quarter has to defend ROE. But जब भी आप quarterly ROE देखते हैं, I've also experienced that in Edelweiss also. आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली देखते हैं, आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जहाँ थोड़ा रिस्क भी है, थोड़ा कैश फ्लो अनसर्टेनिटी भी है, थोड़ा पे ऑफ बाद में आएगा, वो इट गेट्स हैंडीकैप्ड, वो आप यू आर नॉट एबल टू डू दैट एज अग्रेसिवली, एंड दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू चेंज, वेयर मैनेजमेंट्स एंड entrepreneurs and listed companies have to become more comfortable saying we will take some bets, maybe हमारा stock price will suffer. Like I give the example जैसे of वो Dell. कामत साहब ने कहा था QSQT हाँ, है, क्वार्टर yes, से क्वार्टर quarter से quarter से. तक। In fact, I have an example for that, and I admire it very greatly. आप कभी उस प्रेशर में आए? आए आपकी भी बड़ी लिस्टेड कंपनीज आए और उस पर इम्पैक्ट भी हुआ. लाइक हमने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, लाइक वी हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 4,000 crores इन इंश्योरेंस बिजनेस. इट जस्ट गोइंग टू ब्रेक इवन इन द नेक्स्ट 1.5 years. बट ये जो, सो आई गिव एन एग्जांपल. आज आप देखिए, ये तो डेटा है, 2008 से 2016 रिलायंस का स्टॉक प्राइस फेल डाउन बाय 10 to 15%. रिलायंस इंडस्ट्रीज, द स्टॉक मार्केट वेंट अप बाय 10 to 15%. सो जहाँ 8-9 साल में मार्केट 15% ऊपर गया, आपका स्टॉक 15% नीचे था. ये तो डेटा अवेलेबल है 2008 से 2016 तक. बट वो 8 साल में रिलायंस ने 7 लाख करोड़, 7 lakh ऑलमोस्ट उस टाइम के $100 billion की इन्वेस्टमेंट की. रिफाइनरी में, जियो में, रिटेल में. यू आर इन्वेस्टिंग 7 lakh crores. उसकी पे ऑफ नहीं आई. योर एबिटा वाज आल्सो ऑलमोस्ट फ्लैट. आपने कहा अर्निंग्स है तो मार्केट, तो आपने इन्वेस्ट किया, इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू अर्निंग्स येट. योर स्टॉक प्राइस हैज पेड द प्राइस फॉर दैट. द मार्केट हैज गॉन अप, यू हैव गॉन डाउन. 8-9 years यू हैव टू लिव विद दैट पेन. बट वो 2016 के बाद आप देखिए, रिलायंस का स्टॉक प्राइस नेक्स्ट 5 साल में डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बिकॉज वो जब भी अर्निंग्स आनी चालू हुई. So there is a long gestation required when you want to invest, there is a risk involved when you want to innovate, so वो कन्विक्शन प्रमोटर्स से ही आना पड़ेगा. So आज आप देखिए टाटा सन्स ने बहुत इन्वेस्ट किया है.
टाटा सन्स ने ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है, डिजिटल टाटा डिजिटल में बहुत इन्वेस्ट किया है, दे आर इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर्स, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज टाटा सन्स इज़ अ प्राइवेट कंपनी। बट जो लिस्टेड कंपनी है TCS, वो क्वार्टरली अर्निंग्स पे भी हो जाता है फोकस। सो समवेयर इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू टेक रिस्क, एंड देयर आर कंपनीज, हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस, ITC, जो 8-10 साल से स्टॉक इज फ्लैट एंड इट्स ओके। अगर आपका वो इन्वेस्टमेंट फेज है, नाउ टू से इट इज़ ओके इट्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी बोल्ड वन। कोई भी मैनेजमेंट कहेगा कि मेरा स्टॉक अगर 5 साल के लिए फ्लैट है तो इज ओके बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, दैट मैनेजमेंट विल बी कंसिडर्ड अ बैड मैनेजमेंट। बट वो भी कंट्री के लिए। तो एक जो डाउनसाइड हुआ है कि योर स्टॉक प्राइस, ESOP, स्टॉक ऑप्शंस, क्वार्टरली इन्वेस्टर प्रेशर, वो क्वार्टर से क्वार्टर तक का जो कल्चर हो गया है, जैसे कामत साहब ने कहा, हैज़ एक्चुअली टेकन अवे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, इनोवेशन फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड में हो रहा है, hence you are seeing all the more exciting things happening in the private market, not in the public market. So that is one thing we should grapple with. Answers easy नहीं है, ये सब issues के easy answers होते नहीं है। अगर easy होते थे तो they would have been implemented by now. But I think as a country we need to think about how do we take risk, and especially with regard to AI, because Indian companies need to invest in AI and take some risk, experiment, all of that. आप एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर कैसे बने? Incidentally, it was more, I think, a circumstance. In fact, I come from an entrepreneurial family. My father had a business. तो मैंने तो ये इधर ही थे बॉम्बे में, we had exercise, a small business. तो मैंने तो देखा था कि entrepreneur की life is very tough. Sometimes weekend को भी काम करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ये सब। सो मैंने तो ये सोचा था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, कि मुझे ऑफिसर बनना है। मुझे तो अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस जाना है, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना है। तो दैट इज़ वाई आई वेंट टू IIM अहमदाबाद, MBA किया, ICSI ज्वाइन किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट कि अभी मेरा करियर है, मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से ही मेरा करियर निकालना है। लेकिन ये जो मैंने कहा 93, 94, 95 में, वो इंडिया में एक माहौल हो गया था, नया हो रहा था। व्हेन वी केम आउट से, एक तो व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैपन, वो जो क्राइसिस हो गई थी वो शॉक थी। बट बाय 90 to 93 वी आर कमिंग आउट ऑफ द शॉक एंड वी वर सीइंग अ न्यू इंडिया गेटिंग क्रिएटेड. So, and I was very fortunate in ICICI. One of my clients was Infosys. So, Mr. Narayan Murthy, they were also going IPO at that time. Infosys का IPO हो रहा था. तो and they were a client of ICICI and I was the account officer. So, जब भी हम देखते थे ये नए entrepreneurs like Infosys, like kind of companies were getting created, new India was getting created, new capital markets was being born. तो वो माहौल में हम भी we got carried away. I'm happy about that because we got carried away saying ये बहुत opportunity दिखती है, बहुत excitement है, तो कुछ इसमें कर सकते हैं. And I was very excited by capital markets. So मुझे लगा कि अभी capital market में really opportunities आएंगे. पिताजी के पैसे लेके आप इन्वेस्ट करते थे? पिताजी के पैसे लेके इन्वेस्ट करते थे? बहुत कम थे. My father was very conservative, so he always wanted to keep in bank and savings and all. But थोड़ा बहुत when I came back from Ahmedabad, he allowed me to take part of the money and invest. But it was small corpus and all. But yeah, I invested from 89 onwards in the market, saw the up of Harsha Mehta, collapse of. But ये लगा कि कैपिटल मार्केट के थ्रू जो कैपिटल चैनलाइज हो सकती है इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स, इनटू कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो बड़े बड़े वर्ड्स है. बट यू सॉ दैट कि इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर था उसके साथ में कैपिटल मार्केट सेक्टर भी कॉम्प्लीमेंट. सी अल्टीमेटली बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट आर बोथ, आई कॉल देम पाइप्स ओनली. It's a pipe to channelize capital from one end, from the providers of capital to users of capital. Banking sector was doing its job. But as the economy becomes larger and more complex, you need multiple channels. So then capital market would form. Now capital market में पहले equity आ गई, mutual fund आ गए, फिर अभी AIF आए, InvIT आई, REIT आई, नए प्रोडक्ट आएंगे, options आए, futures आए. So that way the pipe is also getting bigger. But एक pipe थी banking, एक pipe थी capital market. So ये capital market जब भी
pipe was being laid. We were very fortunate we were there. तो हम भी इसमें निकल गए. कहानी है. देखिए, ये दो सवाल मेरे. एक, आप कई अपने जो बिजनेसेस हैं उनमें आप, जैसे टेक्निकल टर्म है, वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं. कहीं जो आपके बिजनेसेस हैं उसमें अब एडलवाइस का नाम नहीं है, कोई और नाम है, चाहे ओनरशिप आपकी है नहीं है. इसको क्या लेगेसी प्लानिंग की तौर से आप कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो आप यंग हैं, अभी भी मैराथन दौड़ रहे हैं, ट्रायथलन दौड़ रहे हैं, तो और अभी जैसे आपने कहा कि अगले तो 20-25 साल और भी बड़े होने वाले हैं, तो इसका क्या, राजेश शाह के दिमाग में अब क्या चल रहा है? तो ये क्या है, एक ऑप्शन हमें है कि हमारे काफ़ी बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं, सब अलग अलग है. हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहा है, इंश्योरेंस, स्पेशली Zuno वी आर फोकसिंग ऑन ऑटो इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस में बहुत इनोवेशन लाना है. हेल्थ में हम छोटे हैं लेकिन कार में हम काफ़ी एडवांस्ड है, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी हैव इन्वेस्टेड. In the life insurance business we want to focus more on retirement planning and annuities, as मैंने कहा वो लॉन्ग टर्म हॉराइजन है. तो ये सब बिजनेस है, बट सब अलग अलग बिजनेस है. अभी इसमें एक एडलवाइस की अम्ब्रेला में इसको रखते हैं, हम एक होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन है. लेकिन आवर आइडिया इज टू बिल्ड ईच वन ऑफ देम इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन. जैसे एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट था, उसको हमने कन्वर्ट किया नुआमा में. 5 साल पहले लॉट ऑफ पीपल सेड अरे नुआमा क्या नाम है, हु विल रिमेंबर. एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट तो हम लोगों ने 25 साल से देखा हुआ है, लेकिन वो 5 साल में अब एक इंस्टीट्यूशन खड़ी हो गई. सो आई ऑल्सो फील के बिजनेस करना है, स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू बनानी है, एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यू बनानी है. हम तो काफ़ी ईसॉप भी देते हैं लोगों को, तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी वैल्यू होती है, लेकिन साथ में इंस्टीट्यूशंस भी खड़ी करनी है. अभी इसमें सबको एक ही एडलवाइस में रखेंगे तो एवरीबडी इज लॉक्ड इनटू वन एडलवाइस विच हैज़ वन ब्रांड ऑफ कैपिटल मार्केट्स और दिस थिंग. बट अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ अलग ही है, बिकॉज वहाँ पे लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर डूइंग ग्रेट वर्क. देयर इज आधार, आवास, एप्टस. The same thing in the insurance, in the car insurance. There are a lot of players like Echo and Go Digit and all. So we should give the freedom to the businesses to carve their own identity. It's like your kids when they grow up. Just because you are a lawyer or you are a journalist, your kids don't have to be saying मुझे journalism में ही कुछ काम करना है. They can be whatever they want, and you want to give them that. So we have reconceived Edelweiss in the last 5 years as a investment company. हम बिजनेस बनाते हैं, बट वी आर नॉट अ पी फर्म कि हमारा 3 ईयर 5 ईयर का व्यू है, हमारा 20-25 साल का व्यू है. सो आज आप देखिए इन द नुआमा एग्जाम्पल ऑल्सो वी स्टार्टेड इफेक्टिवली एडलवाइस कैपिटल मार्केट्स वेल्थ बिजनेस में 2001 में. तो आज 25 साल हो गए, बट 25 साल में $3 billion मार्केट कैप कंपनी. Employees also have done well, institution has got created, काफ़ी clients है, 4 लाख करोड़ की AUM है. It has got created. Now whether it has Edelweiss name or not is, I think after a point is considered ego. It has the Edelweiss culture, all the people, the main people are all grown up in Edelweiss only. But ultimately, if you want to build institutions, you want to give them enough rope. तो जहाँ पे इन्वेस्टिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लाइक दी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एंड द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, वहाँ पे एडलवाइस ब्रांड का एडवांटेज है. तो उन्होंने कहा है हमें रखना है एडलवाइस ब्रांड. बट जहाँ पे आप कार इंश्योरेंस कर रहे हैं Zuno, जहाँ पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हो Nido, though they are 100% subsidiary of Edelweiss, we have said if your market is more appropriate as another brand, can Nido, it's easier to show as an affordable housing finance company than to call it Edelweiss Housing, or earlier Zuno was called Edelweiss General Insurance Company. Then it's just easier to brand yourself accordingly, rather than be a prisoner of the Edelweiss brand, because Edelweiss brand is a very good brand. I'm very proud of it, but it has certain connotations about capital markets because that is where we have grown. So in a way, you can extend the brand up to a point, but even companies like Reliance have created Jio as a separate brand. Okay, right? The financial service is not called Reliance, it's called Jio Financial Services. So there is an advantage in
creating brands which are more appropriate for your go-to markets. So sometimes the parental legacy advantages भी है, but उसका constraint भी हो सकता है. So we have given freedom to all under. क्या होता है? If they use Edelweiss brand, then there is a lot of control we exercise. आपकी font क्या होगी, color क्या होगी. So every time you change your logo, you have to come to us and ask us. It does restrict the freedom. But if your brand is Nido and you want to change something, then it is up to you and your board. Now we are on the board of those companies. So, but every company underlying Edelweiss now has their own balance sheet, their own board, their own management team. And we do come together for special projects and we exchange ideas, and there is a lot of knowledge. There is an Edelweiss family out there. But it's a very informal construct, it's a very social construct, it's a very collaborative construct. But nobody has any cross-holding, nobody is beholden to each other. That, so that each one can now build their own institution. And I'm hoping in the next 20 years, we'll have one of the cutting-edge housing finance company, one of the cutting-edge wealth management company, a cutting-edge asset management company. And each one, as long as they've come from the Edelweiss household, they don't have to be called Edelweiss. तो रिटायर नहीं हो रहे अभी आप? अभी तो टायर्ड भी नहीं हुआ, रिटायर्ड भी नहीं हुआ. जैसे वाजपेयी जी ने कहा, बहुत फेमस स्टेटमेंट थी उनकी. आई थिंक टायर्ड तो आप शायद होंगे ही नहीं, कितने मैराथन दौड़ते रहते हैं आप, मतलब कैसे टायर्ड हो गए? बट यस, आई एम ऑल्सो 62 years old. बट सो मैंने क्या किया है, मेरी जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज ऑल दिस कंपनीज हैव, सो वी हैव गिवन all the CEOs of all our business, and you met a few of them, they are in their 40s, early 50s. So they are the right, they have the next 10 years. वो early morning 5 बजे की flight पकड़ के, they'll go somewhere, they'll do all that. मेरी वो operating responsibility कुछ कम हो गई. I still spend a lot of time traveling, meeting clients. But a lot of work I do now is on strategy, capital allocation, people, hiring, mentoring, governance and all, making sure all of that is there, and obviously hand holding there. There are a lot of special projects we run. और आपका philanthropy भी तो बहुत है. Philanthropy है. We're incubating some new businesses also in Edelweiss. So I'm investing time in that. So my role has changed. I don't run any operating business anymore, which allows me a lot more, flexibility on how I spend my time. But we have some great managers, and in fact, one of the best part of the 30 years of Edelweiss has been the people that we have developed. In fact, that has been, if you tell me companies are built on assets and balance sheets and all, I always say companies are built on people and their energy. So if you meet anybody from Edelweiss, I can tell you, not only they are good people, they have a lot of energy, and that is what actually has gratified me a lot, to build a culture where people come, they get energized, they give their best. Some also quit, and when they quit, they go and build their own organization, which is also very gratifying. But I think our people and our culture and our the energy of our group is what gives me the most happiness. आपकी ह्यूमिलिटी कहाँ से आती है? नहीं, it's not. माँ बाप से सीखा कि जिंदगी की ठोकरें खाई, तब सीखा, कैसे सीखा? I personally think business and stock market and all that is also a very humbling force. Every day you remember that you are just a product. बॉस बन गए तो एक फटाक लग जाता है. So every time you think I'm bigger than all this or I'm smart, like I do believe in 30 years we have done very well. We have all benefited. But we have also benefited from the opportunity in India. I mean, I also consider we got a very good education from IIM Ahmedabad for almost free. 20,000 रुपये की फी थी उस टाइम पे. And it's a world-class education you got. Somebody paid for all that, and that is why हमारे जो Edel Give हमने start की, which is about investing back. We don't call it giving back because it means you have taken, you are giving, but you are investing it back in this. So because somebody invested in you. So I think as long as you are grounded, and my kids keep me grounded, my wife keeps me grounded. But our Edelweiss culture भी वो है that always know the reality, don't get too carried away. There are ups and downs in businesses, in the market also. You will make mistakes, you will make wrong decisions, but we'll constantly keep on learning. So I think the culture of learning is also a very humbling culture in an organization for people. And I'm
happy that you think I'm humble, but I have my own. मैंने तो आपको हमेशा ही I have humble my own. I have my own arrogance about नहीं, my ideas and वो my अलग बात opinion है एज अ and all बॉस that. आप जब यंगर थे शायद थोड़े और वो थे मतलब अग्रेसिव और डरते भी थे लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मैंने कई लोगों से बात की Thank you. शूट से पहले Uh-huh. और चाहे उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने आपके अंडर सीखा और आज अपनी बड़ी बिजनेस बनाई। हर एक ने आपके बारे में बहुत Thank you. अच्छा कहा और ऐसा नहीं कि आपने डांटा नहीं होगा या गुस्सा नहीं किया होगा क्योंकि वो भी पार्ट होता है लाइफ का। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तो आपसे जब मिला हूं मैंने कभी आप में एरोगेंस नहीं देखी। No, I think the business, the culture of Edelweiss, the market, stock markets, they keep you fairly grounded, and you have to stay grounded because we are all, I think, part of the overall system. अब जिंदगी को सिंपल रखिए। Yeah, actually, I love your tagline. Simple hai. Actually, simple is the hardest thing to do. Hardest thing. In fact, especially intelligent people, they make everything very complex. So I always say that don't make it simplistic, but make it simple. But it's an art and it takes years and years and it takes, there is a very famous quote that somebody said, I'm writing you a long letter because I am short of time. To make it simple is much harder work. मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको Thank बहुत you. लंबी उम्र Thank you दें very much. और एनर्जी दें और शक्ति दें कि आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें। Absolutely, and really enjoyed every Thank minute you of very this. much. Thank you all of you for Thank you, this Rashesh. opportunity. Thank you.